नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अब ये लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया है या सब कुछ ठीक अब चल रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है। ये मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है उसके नामांकन लेने की, वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 23 तारीख है। यानी कि जो कुछ गड़बड़ियां हैं, जो कुछ मनाने रूठने का जो सिलसिला है तमाम, वो इसी बीच होना है और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। और अब ये लग रहा है कि राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद राहुल गांधी जिस तरह से, भले ही आपको सामने से नजर ना आ रहे हों, लेकिन जिस तरह से वो पिछले तस्वीर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सामने ना आकर पीछे से जिस तरह से तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। एनडीए में भी रार है, एनडीए में टकरार है, एनडीए में टकरार बनी हुई है, लेकिन वो तमाम खबरें आप नहीं देखेंगे क्योंकि मीडिया का एक धड़ा लगातार ये दिखाने में आपको मसरूफ है और ये दिखाना वही चाहता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, किसी भी वक्त ये गठबंधन टूट सकता है। और ये जो एक मोमेंटम बना था जब वोट अधिकार यात्रा निकली थी और दोनों साथ में आए थे और लाखों की तादाद में लोग जुड़े थे, अब वो सब कुछ बिखर गया। इस तरह की तमाम खबरें आपको दिखाई गई होंगी। देखिए, राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और ये एक लोकतांत्रिक निजाम है, यहाँ हर कोई अपने तरीके से अपनी बात को रख सकता है, लेकिन अगर आखिर में, अंत में सब कुछ ठीक हो जाए तो सब कुछ फिर ठीक ही माना जाएगा। और महागठबंधन के हवाले से अब ये कहा जा सकता है, कल आपने खबरें देखी होंगी कि अब जेएमएम जो है वो मैदान में उतर गई है। देखिए, यहाँ तो इंडिया गठबंधन में ही एक तरह से टकराव हो गया है, रार हो गई है, लेकिन उसको भी राहुल गांधी ने पूरे तरीके से सुलझा लिया है। अब जेएमएम जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। जो 11 सीटें बताई जा रही थी, जो फ्रेंडली फाइट होने जा रही है, अब वो कहा जा रहा है कि 1 या 2 सीटें ही ऐसी रह गई हैं और उन पर भी मान मुनव्वल का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यानी कि उस पर भी लग रहा है कि चीजें वक्त आते आते यानी कि 23 तारीख तक वहां पर भी परिस्थितियां जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में अब ऑल इज वेल है, यानी कि सब कुछ अब ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग जो है वो भी साफ तौर पर अब देखी जा सकती है। एक और बात जो बात लगातार हो रही है वो है राहुल गांधी की बड़ा दिल दिखाने की। अभी ये सिर्फ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 61 नहीं, अब 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और 2 सीटें उसने अपने खाते से वीआईपी को दे दी हैं। तो ये भी आप ये देखिए कि राहुल गांधी लगातार बड़ा दिल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सामने कितनी बड़ी ताकत है, उससे हमें लड़ाई लड़नी है। ये जो छोटे मोटे मसले हैं इनको दरकिनार किया जा सकता है, इनको बाद में देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल लड़ाई अभी बड़ी है। और बिहार हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में जो होगा उससे केंद्र की जो राजनीति है उस पर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 101 जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है उनमें से 57 तकरीबन ऐसी सीटें हैं जिस पर यह बताया जा रहा है कि जो बागी हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने बागी सुर जो है वो पूरे इख्तियार कर रखे हैं, वो पैर अपने पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अमित शाह ने 3 दिन का डेरा डाला था बिहार में। कुछ को मनाया गया है, लेकिन अभी भी ज्यादातर जगहों पर जो मनाने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अभी भी जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो बागी हैं वो अभी उसी तरीके से बने हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एनडीए के हवाले से है, आप देख रहे होंगे कि अमित शाह ने जो बयान दिया था कि विधायक दल तय करेगा नीतीश कुमार बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, उनके सुर में सुर मिलाया चिराग पासवान ने। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो एक सुर में ये कहती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ही को ही चेहरा बनाया जाए, और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वाकई में वो सरकार बनाने की किसी स्थिति में होते हैं तो नीतीश कुमार को ही बनाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री। ये सीधे तौर पर जो दूसरी दल है जो एनडीए में शामिल है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है कि उन पार्टियों को ये मालूम है कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही तो इन तमाम पार्टियों का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरह से जेडीयू का उन्होंने इस्तेमाल किया है और जेडीयू को एक तरह से ये अब माना जाता है कि वो बीजेपी के एक तरह से कब्जे में है एक धड़ा,
और अगर बीजेपी सीधे तौर पर अपना कोई चेहरा लाकर और वो मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहती है, तो आप समझिए कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल हैं उनका क्या हश्र होगा। नीतीश कुमार भी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में अंदर खाने जो है कोई ना कोई बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। इसीलिए नीतीश कुमार आपको खामोश भी नजर आ रहे हैं। रैलियों में वो आपको भाषण देते हुए नजर आएंगे, लेकिन सीधे तौर पर क्या वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उधर से अगर हम ये देखें, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, वो कोई जाति टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आते हैं। और अगर ऐसा मौका आता है कि नीतीश कुमार को ये लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और उन्हें चूज करना हो, तो वो हमेशा राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव को चूज करेंगे। ये तमाम विश्लेषक लगातार बताते रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बीजेपी के पास कुछ परोसने के लिए नहीं है, उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एक ऐसी चीज है जिसकी वो मास्टर है। और जो बिहार की धरती है वो कभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को एक्सेप्ट नहीं करती है। हालांकि उसमें भी बदलाव आया है जब से एनडीए की सरकार वहां पर रही है, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश की तरह है? मैं कहूंगी नहीं। तो यही वजह है कि लगातार जितने सांप्रदायिक बयान भी दिए जा रहे हैं उसका भी कोई बहुत असर जमीन पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी सीधे तौर पर नर्वस है। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि बिहार का ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो किस तरह से इसको देखा जाए। कोई विकास का कोई मॉडल तो है नहीं। और फिर लोग सवाल पूछेंगे कि 20 साल से फिर आप क्या कर रहे थे, और 12 साल से तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, तब आप क्या कर रहे थे। यानी कि कुछ बताने, कुछ परोसने के लिए बीजेपी के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दो युवा चेहरे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जिस पर लोगों को एक तरह से यकीन हो रहा है। उनके वादों को लोग एक तरह से टेस्ट करना चाहते हैं और उस टेस्ट में क्या वो उनको वोट देंगे, क्या उनकी नैया पार लगेगी, ये सब तो 14 तारीख को पता चलेगा। सीधे रुख करूंगी मैं अपने मेहमानों का। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। दो मेहमानों को आप देख सकते हैं। ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बिहार से भी आते हैं। ओंकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। ओंकारेश्वर जी का जरा फ्रेम ठीक कर ले, मैं टीम से कहूंगी। मेरे साथ धनंजय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी बिहार से आते हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। ओंकारेश्वर जी, मैं आपके पास आऊं, एक क्विक टिप्पणी मैं धनंजय जी से लेना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। धनंजय जी, क्या अब ऑल इज वेल है महागठबंधन में? क्या राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया है? क्या जो भी मनमुटाव थे, क्या वो सब दूर कर लिए गए हैं? क्या अब ये माना जाए और ये माना जाए कि तेजस्वी और राहुल हमें जल्द नजर आएंगे? क्योंकि इसी तरह की खबरें तो लगातार प्लान की जा रही हैं। एनडीए में क्या हो रहा है, चिराग पासवान किस तरह के बयान दे रहे हैं, लगातार किस तरह से बीजेपी को एक तरह से अलग थलग किया जा रहा है, नीतीश कुमार की जब बात आ रही है, ये सब टीवी चैनल्स में नहीं दिखाया जा रहा है। जो बागी है उनकी बात नहीं की जा रही है, जो एनडीए में है और खासतौर पर बीजेपी में है। देखिए, नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को भी। जो बिहार में हो रहा है वो चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में हो, अच्छा तो दोनों तरफ नहीं। महागठबंधन में हालांकि उस तरह की चीजें नहीं है जिस तरह से एनडीए में वो चीजें हुई है। एनडीए में नीतीश कुमार जिस तरह से गुस्सा हुए, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई मुख्यमंत्री के तौर पे, ये दोनों बात। और 2020 का चुनाव, तीसरी बात, 2020 में नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से धोखा किया बीजेपी ने और जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, वो नीतीश कुमार भी नहीं भूले हैं और नीतीश कुमार के वोटर भी नहीं भूले हैं। और अब जब नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करने से डर रहे हैं, बच रहे हैं, अमित शाह जी, चिराग पासवान जी भी उनके पीछे बोल रहे हैं, बीजेपी बच रही है, उससे साफ पता लगता है कि नीतीश कुमार को वो लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं और पिछली बार की तरह ही धोखा की राजनीति चल रही है। वहां इस बार दोनों तरफ से धोखे की राजनीति है, पिछली बार एक तरफ से धोखे की राजनीति। अब उसके बाद महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने बड़ा अच्छा अपना माहौल बनाया था। राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां वोटर अधिकार यात्रा की और एक एसआईआर को लेकर के जो हंगामा हुआ, एसआईआर को लेकर जो सारी बातें हुई। देखिए, एसआईआर बड़ा मुद्दा है, अभी भी था भी और है भी। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि उस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग तीनों का कहना था कि घुसपैठिए हैं
और इनको निकालना जरूरी। SIR हो गया, 30 सितंबर को लिस्ट आ गई, कितने घुसपैठिए हैं ये आज 21 तारीख हो गई, अब तक घुसपैठियों का लिस्ट जारी नहीं हुई है कि कितने घुसपैठिए मिले। ये बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए कि घुसपैठिया कहाँ है। वो माहौल बनाते कि वो घुसपैठिया कहाँ है, बताइए ना किधर घुसपैठिया है। और SIR जो आपने किया वो आपने बिहार के पब्लिक को परेशान किया, ढेर सारे नामों को तो काटा ही है आपने, आपने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, और जो ढूंढना चाह रहे थे वो नहीं मिला, आपने नैरेटिव बनाया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव दिशा बनती है। अब आगे क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। फिर जिस तरह से महागठबंधन में जो तमाम दल हैं उनके नामों की घोषणा, उनकी लिस्ट एक नहीं बन करके आई। अभी भी अब मैं बताऊं आपको बुशरा जी, अभी भी कई सीट पर हौच पौच की स्थिति है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि अभी गौड़ा बौरम सीट है जहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वीआईपी को सीट दी गई, लेकिन वहां पे पहले नॉमिनेशन करने के लिए सिंबल दे दिया गया था, राजद ने दे दिया था अफजल अली खान साहब को। अफजल अली खान साहब ने नाम भर दिया, उनको रोका गया, रुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं नहीं, नाम वापस तो नहीं लिया उन्होंने। और अब वहां पे क्या तेजस्वी प्रचार करने जाएंगे, और तेजस्वी प्रचार करेंगे अगर वहां, या ये जो प्रचार करेंगे मुकेश सहनी वहां या राहुल गांधी वहां जाएंगे, तो अफजल अली खान के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये असमंजस वाली स्थिति है ना, बुरी स्थिति लगेगी ना। फिर एक और बात कहूं कि बिहार शरीफ में देखिए CPI और कांग्रेस अभी भी है। अब उसको कैसे निपटाएंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कई जगह है जहां गड़बड़ी है, कुछ जगह है जहां सॉर्ट आउट हो सकता है जो सेकेंड फेज में, लेकिन फर्स्ट पेज में तो अब कुछ बचा नहीं। फर्स्ट पेज में नाम वापसी हो चुकी, फर्स्ट पेज में कई जगह सुलझाया भी उन लोगों ने बैठे, लेकिन कुछ जगह नहीं सुलझ पाया, उसको कैसे ठीक करेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी। बाकी आपने कहा राहुल गांधी ने बड़े होने का परिचय दिया, बड़प्पन दिखाया, बिल्कुल दिखाया। आप याद कीजिए 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर लड़ी थी आरजेडी, इस बार 143 सीट पर, तो यानी एक सीट कम लड़े। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी और अभी 59 या 60 सीट कहा जा रहा है, हो सकता है 58 हो जाए। तो आप बताइए कि किसने कुर्बानी दी, किसने अपनी सीटें कम की, जबकि कांग्रेस पिछली बार की तुलना में 2020 की तुलना में मजबूत हुई। कांग्रेस मजबूत दो तरह से हुई, राहुल गांधी ने पूरा फोकस किया बिहार पे, राजेश राम को बिठाया वहां, और कृष्णा अल्लावरू को ऑफिस में बिठाया, और सदाकत आश्रम जो पटना में कांग्रेस का ऑफिस है उसको चहल पहल वहां लौटी। पहली बार हुआ 30 साल के बाद कि कांग्रेस के दफ्तर में इतनी चहल पहल दिखाई पड़ी, तो एक नैरेटिव बना। फिर जो वहां बिहार में लगातार ये रहा कि मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी के साथ है, एवं वाई समीकरण है, वो कांग्रेस की तरफ बहुत सारे मुसलमान वोट शिफ्ट हुए, इसलिए कांग्रेस ने भी 10 मुसलमानों को टिकट दिया, और तो वो जो शिफ्ट हुए तो उसमें भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई। अब तीनों परिस्थिति में जब कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है तो फिर कांग्रेस की सीटें क्यों कम करती है, ये बड़ा सवाल है। और इससे आप कहना चाह रही हैं, जो प्रस्तावना आपने कहा कि बड़ा कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, और जो होटल में जो वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और पिछली बार की तरह फिर भागने वाले थे, उनको 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना था कि भाई हम नहीं है, चूंकि हमारा कुछ सीटों का पता ही नहीं, तेजस्वी बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं कब तक इधर से उधर रहा हूँ। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी से बात की, राहुल गांधी ने फिर सारी चीजें सॉर्ट आउट किया, और हुआ कि ये मुकेश सहनी जी हमारे साथ ही रहेंगे, और मुकेश सहनी इतने सीटों पर लड़े। जेएमएम के साथ झगड़ा, जेएमएम को भी टिकट नहीं दिया गया, तो राहुल गांधी ने किस तरह से सॉर्ट आउट किया। फाइनली जेएमएम ने कहा कि ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले कहा था कि जेएमएम ने भी कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो स्थिति भी नॉर्मल थी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने तो अपना काम किया, आरजेडी ने अपना काम क्यों नहीं किया। अगर किसी को शिकायत है कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के तौर पे नाम क्यों नहीं रखा गया, तो क्या यहाँ कोई संशय है? क्या तेजस्वी के अलावा कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है? ये आरजेडी को सोचना, और अगर नहीं अनाउंस कर रही है कांग्रेस तो कुछ तो खास वजह होगी। वो वजह क्या है, आरजेडी की लिस्ट देखिए तो आपको पता चलेगा। वो आरजेडी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 51 यादव सीट दी है, 143 में 51, तो जो आप और 18 मुस्लिम दिया आपने,
जब आप कहते हो कि एमवाई है और 17% मुस्लिम और 14% यादव आपके साथ जुटे हुए हैं, तो एक तो 17% के हिसाब से मुसलमानों को भी तो टिकट देना चाहिए था। तो मुस्लिम नाराज है ना आपसे, वो कह रहे हैं कि आप वोट लेने के लिए हमको इस्तेमाल करते हो, और जब स्टेक आपको देने की बारी आती है कि भागीदारी आपको दीजिए, तो हमको भागीदारी देते नहीं हो आप। अब बात आती है कांग्रेस के बिल्कुल। साथ भी एक शिकायत, राहुल गांधी की हम्म। राहुल गांधी की भी शिकायत। अब राहुल गांधी के हम्म। खिलाफ ये कौन कर रहा है मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी का पूरा स्टैंड देख लीजिए पिछले डेढ़ दो साल से, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। कांग्रेस पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा किया है, 58-60 सीटें जो दी है, क्या उसमें सामाजिक न्याय दिखाई पड़ता है? आपने 20 सवर्णों को टिकट दिया, 60 में से 20 सवर्ण का मतलब होता है 30%, 33%, 10% सवर्ण है, 33% देते हो। राहुल गांधी कहते हैं कि 90 सेक्रेटरी हैं, उसमें से 3 जो है ओबीसी और दलित समाज से हैं, बाकी सब तो सवर्ण है, कैसे बंटवारा होगा, फलाना ढिमकाना। तो राहुल गांधी की बात तो वहां जमीन पे दिखाई पड़नी चाहिए। दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी जी को लेकर के लगातार राहुल गांधी कई सभाओं में बैठे, उनके बगल में भगीरथ मांझी बैठे थे। भगीरथ मांझी को टिकट नहीं देना था तो क्यों हाईलाइट कर रहे थे उसमें? भगीरथ मांझी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, प्रेस को दे रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया, राहुल जी ने हमको वादा किया। तो राहुल जी ने जो वादा किया था वो वादा किसने तोड़ा? वहां आरजेडी ने टिकट दिया, तनुश्री मांझी को टिकट दिया, तो आरजेडी की सीट कैसे हो गई? भगीरथ मांझी को क्यों नहीं लड़ाया आपने? आरजेडी से ही टिकट दिलवा देते। अगर नहीं लड़ाना तो आपने उनको हवा क्यों दी? आपने उनको खड़ा क्यों किया उस तरीके से? तो ये सब बातें हैं, जो बातें मिलकर के मीडिया, आप जानते हैं कि गटर मीडिया पूरा खिलाफ है। आपने भी कहा कि आरजेडी, ये जो एनडीए है उसके भीतर ढेर सारे विरोधाभास है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही। वो हो रहा है सब शट आउट हो जी। रहा है। लेकिन कांग्रेस में जो छोटी छोटी बात, ये मामूली बात है कि समझिए 243 सीट पे लड़ रहे हैं ये लोग, और उसमें 4-5 सीटों पे लड़ भी लेते हैं फ्रेंडली, तो कोई बड़ा मुसीबत नहीं, बड़ा संकट का मामला नहीं है। लेकिन प्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है वो समझना जरूरी है। जब पूरा मीडिया के खिलाफ आपके पास वो उस तरह का तंत्र नहीं हो, तो आपको हर कदम फूंक फूंक करके रखने की जरूरत थी, जिसमें गड़बड़ी हुई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और यही यही बात है कि आपको पता है कि एक तरफ सारा तंत्र है, पूरा मीडिया है उस तरफ, तमाम एजेंसीज हैं। आप तो खुद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के साथ में है, और सत्ता में वो हैं वहां पर, और केंद्र में भी हैं। यानी कि आप ये भी समझिए कि तमाम तरह के हथकंडे किस तरह से अपनाए जा सकते हैं, और बीजेपी तो जानी भी इसी के लिए जाती है। तो ऐसे में आपको कोई मौका देना ही नहीं था, और अगर मौका दिया है तो खबरें बन रही हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि इसमें एग्जैजरेशन है, इसमें साफ तौर पर दिखता है कि जो बाल की खाल है वो निकाली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा तूल जो है वो हर खबर को दिया जा रहा है, ये भी साफ तौर पर लग रहा है। लेकिन ये भी कि ये भी मौका क्यों दिया गया। ओंकारेश्वर जी, आपके पास में आ रही हूँ। अभी कैंपेन शुरू होना है, मुझे लगता है 23 तारीख के बाद थोड़ा हम देखेंगे कि जो नेशनल लीडरशिप है दोनों ही तरफ की, वो और ज्यादा वहां पर पहुंचेगी, मुखर होगी, रैलियां देखेंगे हम, सभाएं देखेंगे हम, और फिर उसके बाद एक राजनीतिक टोन जो है वो सेट होती हुई नजर आएगी बिहार की, कि आखिर ये चुनाव जा किस तरफ रहा है। क्या अभी भी हमें ये नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर का मुद्दा था वो अभी भी उसी तरह से बना हुआ है? क्या आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्योंकि बीजेपी तो अपने उसी रटे रटाए नैरेटिव पर है, उसको उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है, वो कुछ परोस भी नहीं सकती, और उसके पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। वही वो घुसपैठी की बात करेगी, बार बार एक ही राग अलापा जा रहा है। उसी तरह के सांप्रदायिक कार्टून जो है वो निकाले जा रहे हैं, उनके मंत्री जो हैं वो मुसलमानों को नमक हराम, हरामखोर कह रहे हैं, इस तरह की तमाम भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो वो तो बता रहे हैं कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई होने जा रही है, या फिर सीधे तौर पर ये जातिगत जो बिहार की धरती है, असल में आखिर में उसी पे ही लड़ा जाना है चुनाव? देखिए बुशरा जी, अगर मंत्री स्तर के, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता गाली गलौज पे उतरे तो समझिए कि उनकी हालत ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति पार्टी की ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री भी लग गए, सारे युवाओं को एड्रेस किया, गृह मंत्री वहां लगे हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगाए हुए हैं, लेकिन अपने ही राज्य में बैठे हुए जो पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता हैं वो शांत बिठाए हुए हैं या बैठे हुए हैं।
तो एनडीए में समस्या है। बात जंगल राज की करेंगे और कहेंगे अचानक कि बिहार में जंगल राज था, हम बिहार से बाढ़ खत्म कर देंगे। मतलब अगर गौर से उनके स्टेटमेंट्स को आप सुनिए, बीजेपी के लीडर्स को, तो वो क्या से क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। 20 साल से सत्ता में कह रहे हैं 10 साल में हम बाढ़ खत्म कर देंगे। तो अभी तक क्या कर रहे थे? 20 साल कम होता है क्या? कोई बड़ी से बड़ी परियोजना भी लागू होती है और बाढ़ क्या कल आई है क्या? बाढ़ जो है इस 20 साल से पहले नहीं थी क्या? तो तब भी थी। तो विदेशियां हैं, लेकिन कहाँ हैं? तो वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है। बिहार की बात नहीं करेंगे। जैसे हमारे मित्र ने कहा, तो हम लोग लगातार इस पे सवाल करते, पूछते और लिखते आ रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ इसलिए ये कह के आनन फानन में कराया गया, जल्दीबाजी में कराया गया कि भाई बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं। अभी भी बड़े नेताओं ने भी कहा कि क्या उनको वोट देना चाहिए, क्या उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या? हम तो पूछते हैं उनको भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? आप रहने क्यों दे रहे हैं भारत में? जो घुसपैठिया है उसको चुनाव आयोग अपनी लिस्ट में बताए और सरकार उसको तुरंत देश से बाहर करे। आप उसके नाम पे जो है अल्पसंख्यक वर्ग को परेशान कर रहे हो, जाति धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। अब होगा नहीं। अभी देखिए, कल परसों मैंने कल ही एक वीडियो देखा, काशी से वो भी वीडियो, वाराणसी से। सोचिए, वाराणसी में हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों समुदाय की महिलाओं ने एक साथ दीपावली में आरती गायन किया है। अब भारत के इस मूल स्वर को आप कैसे तोड़ सकते हैं? आप नमक हराम बोल लीजिए या कुछ कह लीजिए, ये तो आपकी मानसिक स्थिति और आपकी जुबान को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को और संघ के बड़े नेताओं को ये बता देना चाहिए कि ये संघ की भाषा है कि सनातन की भाषा है या कौन सी भाषा है। दरअसल संघ और सनातन से वो बहुत दूर जा चुके हैं। ये लोग संघ से भी दूर जा चुके हैं, मैं ये भी कह रहा हूं। संघ का एक तबका अलग किया जा चुका है जो भारतीयता में, हिंदुत्व में और इन सब चीजों में वास्तव में यकीन रखता हो, और दूसरे तबके को ये ट्रोल आर्मी बना दिया गया है जो सीधे सीधे समाज में नफरत फैलाए, हिंसा फैलाए, चीफ जस्टिस पर जूता फेंके और कहे कि ये सनातन है, कहीं पे कुछ और कहे और ये कहे कि सनातन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दे और कह दे कि ये सनातन है। ये संस्कृति जो फैलाई गई है उसके खिलाफ भारत का जो समाज है, जो भारतीय समाज है, जो वास्तव में सनातनी है, जो गांधीयन सोशलिज्म पे डिपेंड करता है, बिलीव करता है, तो वो जो है एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है, उनके पास मुद्दे हैं नहीं। जो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या परिवारवाद का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे वो कहीं पे टिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब उनके खिलाफ जा रहा है। करप्शन का मुद्दा देख लिया, सीएजी की रिपोर्ट बता चुकी कि 70,000 करोड़ का इसमें वो यूज का वो सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो वो कहां गया पैसा? रेत घोटाला, खनन माफिया घोटाला और तमाम घोटाला। पटना में घुस के हॉस्पिटल में किसी को गोली मार दें, इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे, तो और महाजंगल राज का प्रतीक है। तो अब ये शब्दों से नहीं चलेगा कि आप जंगल राज कह दीजिए, महाजंगल कह दीजिए। आप कहिए कि 10,000 हम दे रहे हैं, भाई 20 साल से थे, वहां के महिलाओं के उत्थान के लिए क्यों नहीं किया? जो कुछ किया है वो नीतीश कुमार ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज उनके द्वारा जो नर्चर्ड महिला वोटर्स हैं उनको खींचना चाहती है। इस बार भी नीतीश कुमार ने या तो दिए हैं महिलाओं को टिकट या फिर आरजेडी ने दिए हैं, उसमें भी जो फिगर्स आ रहे हैं वो बेटर हैं जो इंडिया गठबंधन के या आरजेडी के फिगर्स हैं कि उन्होंने कितना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 14 महिलाओं को दिया था, इस बार 13 ही दिया है, कमी कर दिया। जेडीयू ने 10 दिया था, उसने बढ़ा के 13 कर दिया। और आरजेडी ने जो पिछले चुनाव में 16 महिलाओं को टिकट दिया था, इस बार 24 महिलाओं को टिकट दिया। महिला वोटर पर सबकी उम्मीद है, उनके वेलफेयर। हालांकि ये अभी आप ये नहीं बता रहे हैं कि जो पार्टी पहले कहती थी कि फ्री बीज नहीं बंटने चाहिए,
फ्री बिजली का यूनिट नहीं होना चाहिए, वो आप बिजली का फ्री यूनिट भी नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो उसको आप एग्री कर रहे हैं। और 10-10 हजार रुपए खाते में ये ये रिश्वत नहीं है तो क्या है ये सीधे सीधे घूस है। चुनाव के समय आप इसको दे रहे हैं, ये 5 साल पहले दे सकते थे। आप इसको प्रॉपर तरीके से आप कह रहे हैं 10,000 होगा और पता नहीं वो वापस लेने वाला है कि महीने का है कि कट जाएगा या क्या, ये क्लैरिटी नहीं है। अगर बाय द वे तो आरजेडी भी उसी रास्ते पे उतरी है, ये सिचुएशन है। एक दो बात कहना चाहता हूं कि बड़ी चर्चा होती है कि उनके लोग इधर चले गए, इनके लोग, ये हर चुनाव में होता है। इनके टिकट काटे तो राजद को बड़ा झटका, मीडिया को एक बड़ा शब्द मिल जाता है, अखबारों को भी देखिए, बड़े से बड़े अखबार लिखते हैं राजद को बड़ा झटका। क्या झटका भाई? तो एक पूर्व विधायक को टिकट नहीं दिया। भाई वो पहले ही पूर्व विधायक थे, जीते ही नहीं थे, उनको टिकट नहीं दिया। और सिटिंग में भी ये सभी पार्टियां रणनीति अपनाती हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है रिपीटिशन ऑफ टिकट्स दिया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ग्राउंड से आपकी अच्छी रिपोर्ट है, तो फिर आपको दोबारा जो है टिकट मिलेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी काट देती है, और वो तो मैसिव काटती है, 40-50% से उससे भी ज्यादा चली जाती है टिकट काटने में फ्रेश चेहरों को। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है तो उनको तो टिकट काटना ही पड़ेगा। आरजेडी को यह देखना है कि विनिंग के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से इंडिया अलायंस को या कांग्रेस को कि वो किसको देना है। तो इन सब चीजों पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। मीडिया का फोकस और लोगों का फोकस जिस पे है और होना चाहिए वो है कि मुद्दे क्या हैं, कौन जीत के आएगा और क्या करेगा। 20 साल आपने जो है वो राज्य के लिए क्या किया। बिहारी आज भी देखे जा रहे हैं, सूरत से चलती हुई ट्रेन में जो है क्या लंबी लाइन लगी हुई है। ये है इंतजाम आपका। क्या आपको पहले से पता नहीं होता कि छठ के मौके पे सारे बिहारी छुट्टी में जाते हैं? आप एक्स्ट्रा 10-20 गाड़ियां नहीं शुरू कर सकते हैं? बात बुलेट ट्रेन की करेंगे और इंडियन रेलवे की अपनी हालत नहीं देखेंगे कि क्या स्थितियां हो रही हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है वो हम भले मीडिया में छुपा लें और कुछ और दिखाएं, ग्राउंड पे जो पैदल चल रहा है, जो टिकट कटवाने जाता है, जो धक्के खाता है, उसको तो मालूम है ना। उनके लिए तो वो मुद्दा है, बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा है, जो पटना की सड़कों पे लाठियां खाता है। हम भले उसको मुद्दा ना समझें, हम भले बताएं कि 4-4.5 लाख करोड़ का इतना सेलिंग हो गया इस दिवाली में, इसलिए पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है वो एकदम से अच्छे दिनों में आ गया है, शाइनिंग इंडिया में आ गया है। और अगर शाइनिंग इंडिया में आ गया है तो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दे रहे हैं? बंद करिए पहले उसको, कह दीजिए कि नहीं, 80 करोड़ लोग तो ऊपर आ चुके हैं गरीबी रेखा से, इनको हम खामखा अनाज दे रहे हैं क्योंकि ये तो 4.5 लाख करोड़ की परचेजिंग कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि हम उसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो अपर क्लास परचेज कर रहा है उसको हम दिखा देते हैं कि मासेस भी परचेज कर रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है। सोना अगर महंगा हो गया उसको भी हम बहुत अच्छा बताते हैं कि साहब 1,30,000 और कहां पहुंच गया सोना, देखिए हमने कितना अच्छा कर दिया। अरे सोना महंगा होना व्यापारियों के लिए, रिच पर्सन के लिए हुआ। जिस गरीब के घर में शादी है उसको 4 तोला गहना लेना है, सोना लेना है अपने पर, उसके लिए वो कहां से खरीदेगा? तो बड़ी अजीब मीडिया है। मतलब दोनों को मास्टर स्ट्रोक आप बताइए, ट्रंप साहब हड़काएं तो भी बताइए और कह दे कुछ और कह दे तो भी कहिए कि दोनों मास्टर स्ट्रोक ही है। तो ये जो नैरेटिव मीडिया बिल्ड कर रहा है वो रियलिटी से दूर है। वहां हम एक स्ट्रेटजी और बता रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस में और आरजेडी में बहुत ज्यादा वो है, मतभेद है और नहीं है, आरजेडी को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कांग्रेस ने कि जितनी तैयारियां कर ले। एक तरह से उसने उसको लीड दे दिया है। आप देखिए 61 सीट कांग्रेस लड़ रही है, पिछली बार 70 सीट, लेकिन वो 61 विनिंग सीट्स हों उसमें ज्यादा से ज्यादा, ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेफ्ट पार्टीज जिनका कोई जिक्र नहीं होता, जिसकी कोई बात नहीं करता, वो अपने सभी सिटिंग मेंबर्स को टिकट देके और बड़े चुपके से अपना काम कर रही हैं। 30 सीटों पे वो लड़ रहे हैं, 12 सीटिंग को सीपीआई-एमएल ने दिया है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को सभी लोग वैल्यू देते हैं, वैल्यू दे भी रहे हैं, ठीक है देना चाहिए, लेकिन आप उनकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में और ये एनडीए सरकार लालू सरकार से भी भ्रष्ट है। तो पहले प्रशांत किशोर की बात मान लीजिए,
इस बात को पहले एग्री कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ये प्रेशर जी प्रशांत किशोर पे भी है कि उनके कुछ एक टिकट जो है सिटिंग जिनको उन्होंने टिकट दिए थे उसको विड्रॉ करने की भी खबरें आ रही हैं। और जो लोग कह रहे हैं, जो उन्होंने भी कहा कि मैं वोट कटवा पार्टी हूं, तो वो प्रूव कर रहे हैं कि कहां कहां वोट कटवा है और कहां कहां वो किस तरफ खड़े हैं, बीजेपी की तरफ खड़े हैं या इंडिया अलायंस की तरफ खड़े हैं। ये सिचुएशन बड़ा फ्लूइड है और मुझे लगता है कि बिहार से बहुत गंभीर मैसेज आएगा। एक भय जो सबको है एसआईआर के कारण ही नहीं, जो चुनाव आयोग के इन्वॉल्वमेंट के कारण, वोट चोरी के कारण, जो बैंगलोर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने एक्सपोज किया, अगर वही होना है तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। ओपिनियन पोल हो रहा है, ओपिनियन पोल कितना जायज है, कितना मैनिपुलेटेड है और कितना स्पॉन्सर्ड है, ये भी हम लोगों ने देखा है कि पहले पोल कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। ग्राउंड पे इस बार बड़ी जबरदस्त लड़ाई है और बिहार इस लड़ाई को देखने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के साथ जिस ओंकारेश्वर जी, प्रकार का आपने वो हो बताया रहा है, आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा, अभी जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स को बिठा रहे हैं और वो फिर प्रिडिक्ट करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी जो हैं तो अब तो 2029 तक भी वो नहीं जाने वाले हैं और 32 में भी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है और राहुल गांधी नहीं वो तो नहीं बन पाएंगे, उनका तो चांस नहीं है और इस तरह की तमाम बातें कि कांग्रेस की कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनेगी, ये तमाम बातें कहलवाई जा रही हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बिठाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये दिन आ गए हैं कि पत्रकार एस्ट्रोलॉजर्स को बिठाकर ये तय करवा रहे हैं कि भाई मोदी जी की सरकार कितनी चलने वाली है और राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि डेस्परेशन कितना ज्यादा है इस बिहार इलेक्शन में कि अपने हर तरह के घोड़े जो है वो छोड़े हुए हैं कि कोई तो एक चीज काम कर जाए। नहीं, बहुत शर्म की बात है, ठीक नहीं है। और इसीलिए जब कुछ लोग जो एनडीए के ही लोग जब इसी मीडिया को प्रेस्टिट्यूट कहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी गालियां क्यों पड़ती हैं भैया, आपको गोदी क्यों कहा जाता है आपको। अब हमने टेलीविजन में तो एक तो अफरा तफरी और भी रहती है, एक ही दिन में सब घोषणा कर दीजिए कि आज ये हो गया, कल ये हो गया। अब ये टेलीविजन मीडिया जब गणेश जी के पास जाता है तो उनको कहता है यही वाले लड्डू गणेश जी को पसंद हैं। जैसे कि आप गणेश जी के माने दिल में बैठे हुए हैं और यह उन्हीं के परिवार से आते हैं, तो उसी तरह आप एक नॉन बायोलॉजिकल लीडर को कह रहे हैं कि नहीं उनका तो भविष्य इतना है, तो फिर ये भी बताना चाहिए कि किसकी डेथ कब होने वाली है, हम लोग उसको नोट कर लें कि भाई कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, इतना ही। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उस पर बहुत सारे लोगों को विश्वास है, हम लोग भी विश्वास करते हैं एक लेवल तक कि किस चीज का कितना हद तक। लेकिन आप इस एक्सट्रीम तक चले जाएं कि उसका पॉलिटिकल मिसयूज करने लगे, तो फिर ये गलत हो जाता है। कोई भी साइंस गलत नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं होता, सभी धर्म भी बहुत अच्छे हैं। लिखने पढ़ने में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखिएगा तो कहेगा गांधीयन सोशलिज्म में हम यकीन करते हैं। न गांधी को यकीन करते न सोशलिज्म को। घोषणा पत्र में पढ़िए, उनके पार्टी के संविधान में पढ़िए कि ये पार्टी किस आधार पे बनी है। वो स्वदेशी की बात करेगी, उस स्वदेशी की जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, लेकिन गांधी जी पसंद नहीं है। सरदार पटेल की ऊंची मूर्ति लगाएंगे लेकिन सरदार पटेल के विचारों को नहीं मानेंगे। विवेकानंद के यहां ध्यान तपस्या कर लेंगे, विवेकानंद के विचार को नहीं मानेंगे। सत्यम वदा धर्मम चर वो नहीं, वो हमको याद नहीं है। झूठम वदा और आगे चला, ये उनके उसमें है कि किस तरह से कुछ भी आज बोल दिया जाए और आगे चला जाए, और यही है जूता चलाएंगे और कहेंगे कि ये हमारा ये कल्चर है। ये देश अब देख रहा है और इसको लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे ये हो क्या रहा है कि ये इस चोले में अब उत्तराखंड में 300 बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़ा कि ये फेक बाबा है। अरे बाबा तो कई तो जेल में भी है ना, आसाराम झांसाराम कितने। तो चोला ओढ़ने से नहीं होगा कि मैं क्या हूं, और मेरा व्यवहार जो है, मेरा कार्य जो है, मेरा बर्ताव, मेरी भाषा जो है वह बताएगी कि हम विद्वान हैं या फिर हम जो है सड़क छाप बात कर रहे हैं, या गाली गलौज की भाषा या हिंसा की भाषा। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में इसकी परीक्षा होगी
क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े चेतनशील हैं। लाख कोशिश कर लीजिए, वो लालच में जल्दी नहीं आते हैं कि 1 लाख करोड़ दे दूं कि 1,20,000 करोड़ दे दूं। देंगे नहीं आप। कोई भी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई भी डायमंड फैक्ट्री वहां नहीं लगाएंगे। बिहारियों को कहेंगे जाओ सूरत और वहां जाके जो है गुजरात जाके नौकरी करो, वहां पे हीरा घसो, हीरा घसने के काबिल हैं। तो ये अभी इस बार देखना बिल्कुल है। अभी देखिए कि दोनों में क्या हो रहा है और अंतिम रूप से इसका निर्णय क्या आता है। जी जी बिल्कुल, अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो हम कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग और इन तमाम चीज़ों की जो आपसी टकराव है वो खत्म हो रहे हैं। चुनाव अभी अपने पूरे शबाब पर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दिवाली और इस सब की वजह से थोड़ा सा बीच में हम कह सकते हैं कि ऐसा फेज आया, लेकिन अब फिर से तमाम पार्टियां ने अपनी कमर कसी है। कौन कितना आगे जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल फिर मेरा आपसे धनंजय जी, और फिर मैं आपके पास आ रही हूँ करेश्वर जी, कि राहुल और तेजस्वी को एक साथ देखने में का बड़ा लोगों को क्रेज हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जब वोट अधिकार यात्रा निकली थी तो जब दोनों वो युवा साथ में आए थे तो बीजेपी जो है हैरान परेशान थी कि इतना जन समर्थन वहां पर देखने के लिए मिला है। क्या आपको लग रहा है ये दोनों युवा फिर से उसी तरीके से साथ आएंगे? और परसेप्शन का खेल है राजनीति, दिन रात में सब कुछ बदल जाता है, कहानी तो 2 दिन में पलट जाती है। तो आपको लग रहा है कि ये तमाम सिर्फ एक खबरें बनाने का एक तरह का एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है, और जब ये लोग दोनों साथ में आएंगे तो एक युवा एनर्जी जो है वहां के लोग उसको देखना चाहते हैं, एक चेंज, एक बदलाव तो वो चाहते ही हैं। राहुल को और तेजस्वी को लोग क्यों साथ देखना चाहते हैं? दोनों को इसलिए साथ देखना चाहते हैं कि दोनों सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। दोनों को इसलिए साथ देखना चाहते हैं कि दोनों युवा दिखते हैं। दोनों बीजेपी का जो एजेंडा है उसके खिलाफ बात करते हैं, संविधान सम्मत बात करते हैं। जो भी कह रहे थे ओंकारेश्वर भाई की संविधान उनका पढ़िए बीजेपी का, तो आपको लगेगा इससे बढ़िया संविधान क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नमक हराम बोलते हैं गिरिराज सिंह बिहार जाकर के, जिस तरह से बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं घुसपैठिया पे अभी भी जिस तरह से बोल रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या बताती है? ये तमाम चीजें बताती है कि लोग चाहते हैं कि भाई इनसे मुक्ति पाई जाए। लेकिन मुझे फिर मैं वापस उसे शिकायत किया, तेजस्वी यादव के कई टिकटों पर झगड़ा चल रहा है ग्राउंड लेवल। टिकट किसको दिया जाना था, अचानक कोई आता है टिकट किसी और को दिलवा दिया जाता है। मुसलमानों में भारी नाराजगी, कई मुस्लिम टिकट काटे गए, बलि उनकी ली जा रही है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी जो करना चाहते हैं, कोई है दोनों की पार्टियों में जो नहीं करने देना चाहता, वो चाहे नए पुराने का झगड़ा हो या कुछ हो। अब आप तेजस्वी यादव की पार्टी में देख लीजिए, घूम फिर करके फिर जो आप वहीं चले गए। लालू प्रसाद यादव जी का जिस तरह से, अगर वो प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर आज की तारीख में वो विलेन जैसे वहां दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो अमित शाह जी पर उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह उनके कैंडिडेट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बीजेपी वाले उनको अब जो है दलाल बताने लगे हैं, पैसा कहाँ से आया है वो बताने लगे हैं। बीजेपी के लोग गलियाने लगे वो प्रशांत किशोर जी। अब जो जो ये कांग्रेस, जो तेजस्वी हो या जो राहुल गांधी हो, दोनों आप गौर कीजिए, दोनों को किस मुद्दे पे पसंद किया। दोनों ने बात की सामाजिक न्याय की, दोनों ने बात की संविधान की, दोनों ने बात की रोजगार की, दोनों ने बात की शिक्षा और स्वास्थ्य की। राहुल और तेजस्वी इसलिए पसंद हैं कि वो हिंदू मुसलमान से अलग, जातियों से अलग हट करके वो बात कर रहे हैं कि भैया सामाजिक न्याय होना चाहिए। वो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। वो बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा होता है तो लगता है कि ये तो फिर वहीं पहुंच गए। तो इससे निराशा होती है और राहुल को और तेजस्वी को फिर से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। कौन है वो तलाश करने की जरूरत है कांग्रेस के भीतर भी। भाई कांग्रेस का पूरा राहुल गांधी, ये कांग्रेस में आज जो माहौल खड़ा हुआ किसने खड़ा किया? राहुल गांधी ने खड़ा किया। एक अकेला शख्स है। आपकी आवाज चली गई, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है, नाउ इट्स फाइन। तो राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया सामाजिक न्याय करके, वो सामाजिक न्याय कहाँ है?
क्यों नहीं आया सामाजिक न्याय वो टिकटों के बंटवारे में? फिर आप कह दो कि सामाजिक न्याय तो राहुल गांधी बैठेंगे तो ला देंगे, फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हो कि 90 और 87 की बात क्यों कर रहे हैं? वो फिर तेजस्वी जब बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा होता है कि जो नैरेटिव था 2020 में, आप याद कीजिए, जब तेजस्वी ने नैरेटिव दिया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार से लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो 5-5.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। तो इससे तेजस्वी पर भरोसा बनता है कि तेजस्वी नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी पे इसलिए भरोसा बनता है कि तेजस्वी बोलते बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तेजस्वी पे इसलिए भरोसा बनता है कि इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उसमें फैमिली के लोगों को उस तरह से नहीं टिकट लेने दिया। कहा कि नाराज भी हुए, फैमिली में झगड़ा भी हुआ कि भाई फैमिली में कोई एक आदमी को टिकट मिले। संजय यादव को टारगेट बनाया गया। कौन क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं अगर है भी पता तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि जो तेजस्वी चाह रहे थे कि जिसे महिलाओं को कहा वो कारेश्वर भाई ने कि 24 महिलाओं को टिकट दिया, कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब 52-53 यादवों को जब टिकट देते हो ना, तो जो यादव राज आ जाएगा, महाजंगल आ जाएगा, अब उस नैरेटिव की दिशा में लेके चले जाते हैं। हम यादवों को टिकट देने के खिलाफ नहीं है, जोड़ोगे तो बोलोगे कि आप तो हमने बहुजनों को ही टिकट दिया। लेकिन जो आपके पास आरोप चस्पा है, या तो आप उस आरोप को खारिज करवाइए या आप खारिज करते हुए दिखिए। तो इससे नुकसान किसका होगा? इसका नुकसान राहुल गांधी का होगा, क्योंकि नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नैरेटिव बन रहा है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। और जहां आप बुराई है, बुराई पे बात करने का समय था। हम क्यों बात कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस ने ये गड़बड़ किया? हमको तो बात करनी थी कि देखिए किस तरीके से वहां जो है हिंदू मुसलमान फिर से किया जा रहा है, किस तरह से फिर से जो है वहां पे घुसपैठिया वाले प्रसंग को उठाया जा रहा है और अब जवाब नहीं दिया जा रहा है कि घुसपैठिया कौन, किस तरह से SIR को लेकर के लोगों को परेशान किया गया, किस तरह से ट्रेनों में भीड़ है, किस तरह से एजुकेशन चौपट कर दिया गया है, किस तरह से बिहारियों को लगातार बदनाम किया जा रहा है। कोई सवाल उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? प्रधानमंत्री ने कभी एक बार भी बोला कि बिहार में 7.5 करोड़ वोटर हैं, लेकिन पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 58% ही वोटिंग क्यों हुई? 3.5 करोड़ लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? इस पर कोई बात कर रहा है? तो बात जिस बात पे की जानी चाहिए थी उस बात पे बात नहीं हो रही है, ये दुख का विषय। और तो मुझे लगता है कि तेजस्वी हो या राहुल हो, मुझे लगता है पार्टी में कुछ ऐसे धुरंधर लोग बैठे हैं जो इनको बच्चा समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे यार ये ऐसे थोड़े राजनीति तो ऐसे होती है जो हम करना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ गड़बड़ी है। और जो जिस तरीके से हमला होना चाहिए था, तेजस्वी और तमाम लोगों की एकदम हवा बन जानी चाहिए, किस तरह से खड़ा कर दिया। कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कौन लड़ाई बोलने जाएगा, कौन नहीं बोलने जाएगा। 6 तारीख को चुनाव है, पहला 121 विधानसभा सीटों पे चुनाव है। 101 विधानसभा सीटों पे कौन कौन लड़ रहा है, कौन कैंडिडेट है, किसके लिए कौन कन्वासिंग करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए थी। और तब जब आपके यहाँ उस तरीके के भीतर घात नहीं है, जब आपके यहाँ पहले से कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने बनाई हुई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड कर रहे हैं तेजस्वी, कोई कांग्रेस का आदमी नहीं लीड करता, तेजस्वी लीड कर रहे हैं। और बाकी लोग उनको आप शंकर भट्टाचार्य या बाकी लोग आपके साथ खड़े हैं सब लोग। तो कांग्रेस पार्टी ने आपके पीछे खड़ा रहना पसंद किया। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी को हमेशा आगे रखा। उसका परिणाम क्या आ रहा है? तो अगर वहां घोड़ा गड़बड़ाता है तो निशाना तो फिर कांग्रेस ही बनेगी ना राष्ट्रीय स्तर पर। जी ओके ओके, फेयर इनफ। और मुझे लगता है कि महागठबंधन का एक तरह से जो क्रिटिसिज्म है जो होना चाहिए, फेयर भी हो सकता है, कभी कभी लगता है, हो सकता है एग्जैजरेशन भी हो सकता है, वो सब हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। आप ओंकारेश्वर जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, और फिर मेरा सवाल भी यहाँ पर कि आखिर बीजेपी के पास परोसने के लिए क्या है? लोग तो सवाल पूछेंगे कि जो भी वो वादे करेंगे कि 20 साल से तो आप ही थे, 12 साल से आप केंद्र में हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पहले से ही जो महागठबंधन है उसको एक एज है, और ये भी कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो सीधे तौर पर ये पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहां क्लियर है। लेकिन वहां क्लियर नहीं है, वहां ये पता है कि नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, ये भी लोगों को पता है। तो फिर कौन बनेगा? क्या चिराग पासवान को बनाएंगे? बीजेपी के पास तो कोई चेहरा अपना है नहीं,
जिसमें इतना कोई दम हो? वो अनम्यूट रुथलेस करिए। होती जा रही है। जी जी, आ रही है आपके पास। जी प्लीज कैरी ऑन। हम बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश बाबू का राजनीतिक रूप से उनको एकदम साफ करने की और कड़ी भाषा में कहें तो उनका कत्ल करने की, राजनीतिक कत्ल जो है वो कोशिश हो रही है। और वो पार्टी के भीतर, एनडीए के भीतर बैठ के लोग कर रहे हैं। अरे भाई, जो पार्टी, जो नेता आपको पसंद नहीं, उससे अलायंस तोड़ दो, अपनी राजनीति अलग करो। तो नहीं, अंदर भी बैठेंगे, उनको धीरे धीरे समाप्त करेंगे। यह जो राजनीति है, और ये सिर्फ अलायंस के साथ नहीं होता है, पार्टी के भीतर भी, कि भाई फलां इतने साल के 75 के हो गए, उनकी राजनीतिक हत्या कीजिए, उनको रिटायर कर दीजिए, अब मेरा वक्त जब आएगा तो हम रिटायर नहीं होंगे, बदल देंगे रूल, खेल का नियम बदल देंगे। हम कहेंगे गरीबी जो है वो पहले तय होता था कि आपका इतना इनकम कितना है, नहीं नहीं, हम खेल का नियम बदल देंगे, हम खर्चे के आधार पर बताएंगे कि देखिए साहब देश में गरीबी कम हो गई। यह रूल, ये तरीके जो हैं ये गलत है। जो बीच में बात आ रही थी गिरिराज सिंह के उस पे बयान पर, मैं कहूंगा कि उनका फेसबुक पेज एक बार देख लीजिए। वो आई लव मोहम्मद करते हुए भी दिख जाएंगे, और वो कोई जो है वो चिकन की जो कंपनी वो होता है, दुकान होता है, उसका फीता काटते हुए भी नजर आएंगे और कहेंगे हम शाकाहारी हैं, हम हिंदुत्व को मानते हैं और वो मांस को पसंद नहीं करते, वगैरह वगैरह। ये कंट्रास्ट जो है वो बीजेपी में दिख जाएगा आपको। वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे, और 80-20 का, वो 80-20 का नारा भी लगाएंगे, और फिर कहेंगे कि हम 30 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी भेज रहे हैं, सौगातें ईद भेज रहे हैं। ये कंट्रास्ट जो है बड़ा अभी समर सॉल्ट चल रहा है। बीजेपी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हम आरक्षण का विरोध करते हैं और फिर जनगणना में आरक्षण को जो है जातीय उसको जो है तुरंत मान लेते हैं, तो कहते नहीं राहुल गांधी का प्रेशर था। ये सब कुछ उल्टा चल रहा है। झारखंड की बातें आई जो अभी वहां पे स्टेटमेंट में कहा गया कि साहब झारखंड में बांग्लादेशी आ रहे हैं, और इसके वेस्ट बंगाल का बॉर्डर तो बांग्लादेश से लगता भी है, झारखंड का तो बॉर्डर ही नहीं लगता है, तो कैसे आ गए भाई? और अगर लगता कहीं दूर 50 किलोमीटर से कहीं से है, तो वहां तो बीच में बीएसएफ है, वो तो केंद्र की ही वो योजना है। दूसरे मेरे मित्र जो हैं वो कांग्रेस को आरजेडी के संबंधों को लेके बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे कि तेजस्वी और ये साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि इतने सालों में राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र ऐसी पार्टी वहां रही है जिसने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, सीधे सीधे उनके साथ, वो चाहे आडवाणी का रथ रोकना हुआ हो, या पर इतने केस मुकदमे झेलने पड़े हों लालू परिवार को, चाहे वो उसमें कितना सच है कितना वो है, वो सब अलग विषय है, लेकिन ठीक है, वो उस प्रोसेस से गुजरे, जितने आरोप लगाए, वो हुआ, 20 साल में ये हुआ। आज उन सभी चीजों पे, उतने ही आरोपों पे आपके पास जो लोग हैं, उन्हीं आरोपों के बावजूद उनकी फाइलें दबी हुई हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे आपके पास फाइल है, लेकिन आप उस पर बात भी नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल पे जवाब भी नहीं देंगे कि वो करप्ट हैं या नहीं है। आज हेमंत विश्व शर्मा छोड़ के वापस कांग्रेस में चले आए, उनकी सारी फाइलें खुल जाएंगी, अगले दिन उनके दरवाजे पर ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा भी समाप्त हो चुका है। दोनों नेताओं के बीच में मुझे लगता है, दोनों यंग लीडर्स हैं, राहुल गांधी नेशनल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको प्रूव किया है। नेशन वाइड जो कैंपेन करके, जो भारत जोड़ो यात्रा करके, देश भर में घूम घूम के जिस तरह से जो इनहेरिट करते हैं वो अलग है, कि भाई ठीक है, परिवार में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे इसको छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने जमीन से खड़े होकर अपने आप को प्रूव किया है। आप उनको पप्पू कहते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी उनको प्रोफेसर की संज्ञा देंगे। आप बेंगलोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा सुन लीजिए और बता दीजिए कि कितने लोग बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 1.5 घंटे अंग्रेजी और हिंदी में इतना भाषण भी देंगे, और एक शब्द आप उसमें से निकाल नहीं पाएंगे आलोचना के लिए। नेशनल मीडिया ने, गोदी मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि उसमें से एक शब्द मिल जाए जिसपे हम राहुल गांधी को पप्पू बनाएं। तो आप जो अपना भाषण है, कहते हैं कि आलू से सोना बनाएंगे, उसको काट के आपने सोशल मीडिया में फैलाया राहुल गांधी के भाषण की तरह, जो कि झूठ है।
लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन दिया और फिर कहवा दिया कि वो पप्पू है। दोनों के बीच में राजनीतिक तौर पे विचारधाराओं का भी एक सामंजस्य, एक साम्य है। दोनों जिस सेकुलर उसको विचार को मानते हैं, जिस तरह से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए जातीय समीकरणों को, दलितों को और आरक्षण की बात करते हैं, इसमें दोनों में एकता है और दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो पलट जाए। चुनाव हो जाएंगे और सीटें कम आए या ज्यादा आए तो क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी? नहीं बना सकती है। जेडीयू ही है जो पलटी मारेगी, वो चाहे लालू की तरफ पलटी मारे या बीजेपी की तरफ पलटी मारे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन समीकरणों को लेकर चिंतित नहीं हूं कि दोनों फिगर साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि अभी तेजस्वी को फ्री हैंड दीजिए, वो आगे करें, हमारे लोग जो चुन सकते हैं जिनको चुने। ये तो सच है ना कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का वहां सांगठनिक ढांचा उतना मजबूत नहीं है, उनको धीरे धीरे खड़ा करना है। लेकिन हम वो उस 2004 को भी देख रहे हैं जब इंडिया साइनिंग का नारा हो रहा था और बीजेपी के बीसीओ स्टालवार्ट लीडर एक तरफ खड़े थे तो कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। क्यों? क्योंकि जनता ने जिता दिया था। प्रमोद महाजन से लेके वेंकैया नायडू, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, अरुण शौरी, कौन नहीं था, सुषमा स्वराज, नाम लीजिए। बीसीओ लीडर्स थे, टॉप लीडर्स थे बीजेपी के पास, और कांग्रेस के पास यही राहुल गांधी थे। उस समय थोड़ी और उम्र कम थी और मेच्योरिटी थोड़ी कम रही होगी। प्रियंका गांधी बिल्कुल एक्टिव नहीं थी और वही सोनिया गांधी थी, और हवा किसकी आई? मनमोहन सिंह की सरकार आई। तो ये जो है, जो मानसिक रूप से फैलाया जाता है, जो नेशनल मीडिया की तरफ से फैलाया जाता है कि कांग्रेस आरजेडी में बड़ा तालमेल नहीं है, टिकट का वो नहीं। क्यों नहीं भाई, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ा सा बार्गेन भी करेंगी, वो लड़ेंगी भी, यही तो डेमोक्रेसी है। और वो फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या दोनों के वैचारिक उसमें कोई मतभेद है? वो नहीं है। इसलिए जमीन पर देखना होगा कि जनता किसके साथ खड़ा होना चाहती है, और जनता हमसे आपसे ज्यादा मैच्योर है। हम लोग मतलब किसी पर्टिकुलर नहीं, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं कि जो तुरंत झटका देते हैं कि आज आरजेडी को झटका, आज जेडीयू को झटका, आज फला को, किसी को झटका वटका नहीं लगता। झटका देना होगा तो वो जनता देगी और जमीन पे देगी, ठीक से देगी। जो ये झटके की बजाय ये जो चतुराई की राजनीति हो रही है, धोखेबाजी की राजनीति हो रही है, ये जनता के लिए सबसे बड़ा झटका है कि कौन किस तरह से कब पलटी मार जाए, कौन किधर से कहां रिश्वत अनाउंस करे, जो अपने कहे बातों से उल्टा का काम करे, और फिर जो है गाली गलौज भी करे, और फिर कहे कि हम ही सनातन है। इससे जनता जो है वो दुखी है कि उनके मुद्दे पे कोई बात ही ना करे। आप हर रोज टेलीविजन पे डिस्कशन कीजिए कि भाई मुद्दे कुछ और हैं, कि भाई उन्होंने ये कह दिया। आई लव मोहम्मद भी गिरिराज सिंह के फेसबुक हैंडल से जो है वो जारी हुआ है। तो पूछिए कि भाई जब आप गाली देते हैं तो ये कैसे जारी हो गया? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, दोनों में से एक ही चीज होगी। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कि ताकि आप मुझसे ना पढ़ें, मुझसे ना पूछें कि भाई मैं जिस मंत्रालय में था, कोई क्या बिहार में ये सवाल पूछता है या इस बात का रिव्यू करता है कि जिस मंत्रालय को वो हेड कर रहे हैं उसने बिहार में कितना काम किया है, उसने कितने रोजगार दिए हैं, कितने प्रोजेक्ट बिहार में लाए हैं। ये सवाल गिरिराज सिंह एड्रेस नहीं करेंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो ऐसी बातें करें कि आप उसी को लेके हेडलाइन बनाइए, उसी पे डिस्कशन कीजिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एकदम आई कंप्लीटली अग्री विद यू। आप कुछ ऐड कर रहे हैं? जी जी, जो 30 सेकंड। ओंकारेश्वर भाई जो कह रहे हैं बड़ा सही सवाल ओंकारेश्वर भाई पूछा गिरिराज सिंह से, एक पत्रकार ने, कि आप कौन से इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में मिनिस्टर हैं आप कौन से मिनिस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री लगा रहे हैं? बोले हम कैसे लगा देंगे, कोई एप्लीकेशन आएगा तब तो लगाएंगे। तो ये उनका जवाब था। तो ये वही जवाब देते हैं। जाता है। हाँ जी बिल्कुल, यही स्तर है, और वो देखा जा सकता है कि किसको कैसे और किस तरह से मंत्री बनाया जाता है, और वो क्या काम करते हैं उस पर नहीं, बल्कि वो कितने भड़काऊ और जहरीले बयान देते हैं
उनके आधार पर उनको रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, साफ तौर पर दिख रहा है और देश इसका खामियाजा भुगत रहा है। बिहार इसके लिए कितना तैयार है ये अब देखना बहुत दिलचस्प होगा और जाहिर सी बात है कि लड़ाई भी बहुत दिलचस्प सियासी लड़ाई बिहार में हमें आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ओंकारेश्वर जी आपका, धनंजय जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।